हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नर्सिंग एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। अपनी जो क्वेश्चन की सीरीज चल रही है पेरेंटल न्यूट्रिशन की, उसमें अपन प्रीवियस वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चन देख चुके हैं। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज फिर से अपन देखेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो बनाऊँ तो तुरंत ही आप लोगों तक पहुँच पाए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। A nurse is caring for a group of clients on a medical surgical nursing unit. The nurse recognized that which of the following client would be least likely candidate for पेरेंटल न्यूट्रिशन। ठीक है, यहाँ पे एक नर्स हैं जो कि मेडिकल सर्जिकल यूनिट के अंदर वर्क कर रही हैं। वहाँ पे फोर पेशेंट ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं, 4 पेशेंट है। तो इनमें से कौन सा ऐसा पेशेंट है जिसको पेरेंटल न्यूट्रिशन की बहुत कम जरूरत पड़ेगी, लिस्ट लाइकली कैंडिडेट फॉर पेरेंटल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, 55 ईयर्स ओल्ड पेशेंट है दैट हैव persistent nausea and vomiting from chemotherapy. ऑप्शन नंबर बी देखिए, 44 ईयर्स अल्सरेटिव कोलाइटिस। ऑप्शन नंबर सी, 59 ईयर्स अपेंडेक्टोमी। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी देखिए, 25 ईयर हर्षबर्ग डिसीज। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपने को इन चारों ऑप्शंस में से देखना है कि कौन सा ऐसा पेशेंट होगा जिसको न्यूट्रिशन पेरेंटल न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट कम रहेगी। ठीक है, सबसे पहले तो फ्रेंड्स अपन देखेंगे कि पेरेंटल न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट ऐसे क्लाइंट को रहती है जो कि लंबे समय तक नॉर्मल डाइट, ओरली डाइट नहीं ले पाते हैं और जिनका ट्रीटमेंट लंबे समय तक चलता है। और ऐसे पेशेंट जिनकी जीआई सर्जरी हुई है, मोस्ट ऑफ समय तक जीआई को रेस्ट देना होता है। और ऐसे पेशेंट जिनके अंदर न्यूट्रिशनल इम्बेलेंस हो जाता है, फैट, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट का इम्बेलेंस हो जाता है, तो ऐसे पेशेंट के अंदर पेरेंटल न्यूट्रिशन देने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ऑप्शन के अंदर देखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, ऐसा पेशेंट है जिसको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है और नोजिया हो रहा है। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन नंबर 2 के अंदर अल्सरेटिव कोलाइटिस जीआई से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अल्सर हो जाते हैं इसके अंदर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर। इसके बाद में अपेंडेक्टोमी और नेक्स्ट है हिर्शबर्ग डिजीज है जो कि जीआई से रिलेटेड है, इसको मेगाकोलन कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अपन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सबसे पहले, द क्लाइंट विद अपेंडेक्टोमी नॉट ए कैंडिडेट बिकॉज क्लाइंट वुड रिज्यूम ए रेगुलर डाइट विद इन ए फ्यू डेज फॉलोइंग सर्जरी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा वो राइट रहेगा अपेंडेक्टोमी वाले क्लाइंट पे, क्योंकि अपेंडेक्टोमी जो होता है वो मेजर ऑपरेशन के अंदर कंसिडर नहीं किया जाता है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जैसे ऑपरेशन होने के बाद में कुछ एक डे के अंदर 2 to 3 डेज के अंदर ही क्या है कि नॉर्मल डाइट स्टार्ट हो जाती है। इसलिए ऐसे पेशेंट को अपने को पेरेंटल न्यूट्रिशन देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बाकी जो पेशेंट है उनको पेरेंटल न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। ऑप्शन नंबर 12 देखिए, क्लाइंट इज रिसीविंग पेरेंटल न्यूट्रिशन सडनली इज हैविंग ए फीवर। A nurse notified the physician and the physician initially prescribed that the solution and tubing be changed. The nurse should do which of the following with discontinued material। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि यहाँ पे क्लाइंट है जिसको पेरेंटल न्यूट्रिशन चल रहा है, रनिंग है, अचानक से उसको फीवर आ जाता है और जब फिजिशियन आके चेक करता है, करने के बाद में वो प्रेस्क्राइब करता है कि इनिशियली सॉल्यूशन और सॉल्यूशन बैग और जो ट्यूबिंग है उसको क्या है चेंज कर दिया जाए। तो जो नर्स है उसने क्या ट्यूबिंग और सॉल्यूशन को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। तो डिस्कनेक्ट करने के बाद नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, उस मटेरियल का क्या करेंगे वो अपने को आंसर में बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, सेंड देम टू लेबोरेटरी फॉर कल्चर। ऑप्शन नंबर बी, सेव देम फॉर ए रिटर्न टू मैन्युफैक्चर। ऑप्शन नंबर सी देखिए, रिटर्न देम टू द हॉस्पिटल फार्मेसी। नेक्स्ट, डिस्कार्ड देम इन यूनिट। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को फ्रेंड्स क्या है कि अगर फिजिशियन ने प्रेस्क्राइब्ड किया है और वहाँ पे फीवर ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं सस्पेक्टेड है कि इस पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है, इसीलिए उस ट्यूबिंग को चेंज करवाया गया है। तो अपने को क्या करना है, उस ट्यूबिंग को तुरंत ही लेबोरेटरी के अंदर भेज देना है, जहाँ पे क्या है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है उसकी कल्चर की जाएगी,
तो ऑप्शन नंबर जो ए रहेगा वो यहाँ पे राइट रहेगा कि सेंड देम टू द लेबोरेटरी फॉर द कल्चर। ठीक है, तो अपन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। व्हेन द क्लाइंट हु इज रिसीविंग पेरेंटल न्यूट्रिशन हैज़ ए हाई टेम्परेचर अ कैथेटर रिलेटेड इन्फेक्शन शुड बी सस्पेक्टेड, है ना, वहाँ पे कैथेटर रिलेटेड इन्फेक्शन सस्पेक्टेड होगा, इसीलिए अपने को क्या करना है, ट्यूबिंग को सॉल्यूशन को डिसकंटिन्यू करने के बाद में कहाँ भेजेंगे, उसको लेबोरेटरी भेज देंगे कल्चर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13। A nurse is changing the central line dressing of a client receiving parenteral nutrition and note that the catheter insertion site appear reddened. The next एक्शन क्या होगा, इसके अंदर देखिए कि जो नर्स है वो क्या कर रही है, यहाँ पे सेंट्रल लाइन जो लगा हुआ है उस सेंट्रल लाइन के वहाँ पे ड्रेसिंग कर रही है। ठीक है, जब नर्स ड्रेसिंग कर रही है तो उस दौरान उसको दिखता है कि जो कैथेटर इंसर्शन साइट है, सेंट्रल लाइन इंसर्शन साइट है, तो वहाँ पे रेड दिख रहा है, रेड दिख रहा है। तो नेक्स्ट एक्शन क्या होगा नर्स का? ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट टाइम ऑफ लास्ट ड्रेसिंग, नेक्स्ट टाइटनिंग ऑफ द ट्यूबिंग कनेक्शन, नेक्स्ट क्लाइंट्स टेम्परेचर, नेक्स्ट एक्सपायरेशन डेट ऑन द बैग। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कि अगर उस नर्स को रेडेंट दिख रहा है तो कहीं ना कहीं तो इसे सस्पेक्टेड होगा कि इन्फेक्शन हो सकता है, कैथेटर रिलेटेड इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसीलिए नर्स को क्या करना है कि रेडनेस दिखने के बाद में तुरंत ही उस पेशेंट का क्या करना है, टेम्परेचर चेक करना है। ठीक है, रेडनेस भी होगा, टेम्परेचर भी ज़्यादा बड़ा होगा, तो इसका मतलब अपन एज्यूम कर सकते हैं कि इस पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी रहेगा और राइट रहेगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, redness at catheter insertion site is possible sign of infection. The nurse would next assess for other sign of infection or that is temperature. ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्लाइंट रिसीविंग पेरेंटल न्यूट्रिशन कंप्लेन ऑफ ए हेडेक, नर्स नोट that the client has an increased blood pressure, bounding pulse, jugular distension and crackle bilaterally. The nurse determined that the client is experiencing which complication of parental nutrition therapy। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए कि कुछ एक साइन दिए गए हैं, उनके आधार पर अपने को बताना है कि कौन सा कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो उन साइन को वापस देखिए, सबसे पहले हेडेक, इसके बाद में इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इसके बाद में बाउंडिंग पल्स, नेक्स्ट जुगुलर डिस्टेंशन और नेक्स्ट क्या है, क्रैकल साउंड बाइलेटरली। तो सीधा ही इसका आंसर जाएगा दोस्तों, अगर क्वेश्चन के अंदर सीधा दे रखा है इंक्रीज ब्लड प्रेशर दे रखा है, बाउंडिंग पल्स, जुगुलर डिस्टेंशन या साथ में क्रैकल साउंड दे रखा है, तो सीधा ही अपना आंसर जाएगा हाइपर वोलीमिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। अब एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका, इसके अंदर एक्सप्लेनेशन के अंदर देखिए, हाइपर वोलीमिया इज ए क्रिटिकल सिचुएशन एंड अकर फ्रॉम एक्सेसिव फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड टू फास्टली। यहाँ पे हाइपर वोलीमिया क्यों होता है उसके बारे में बताया गया कि हाइपर वोलीमिया अगर अपन बहुत ज़्यादा फ्लूइड देते हैं उस पेशेंट को, या बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ में फ्लूइड देते हैं या पेरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर उस पेशेंट के अंदर हाइपर वोलीमिया होता है। इसीलिए अपने को क्या है कि बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर के अंदर अपने को फ्लूइड या न्यूट्रिशन देना है। ठीक है, इसके बाद में देखिए जो कार्डियक, रीनल और जो लीवर की डिजीज़ वाले जो पेशेंट होते हैं वो मोर प्रोन रहते हैं हाइपरवोलीमिया होने के, इसलिए ऐसे पेशेंट में अपने को स्पेशली ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी साइन थे, ब्लड प्रेशर इंक्रीज्ड था, इसके बाद में क्रैकल साउंड सुनाई दे रहा था, बाउंडिंग पल्स थी, तो ये सभी किसको इंडिकेट करेंगे, हाइपर वोलीमिया को। ठीक है, और जुगुलर वेन डिस्टेंस साथ में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। A nurse is preparing to change the parenteral nutrition solution bag and tubing. The client's central venous line is located in right subclavian vein. The nurse asks the client to take which essential action during tubing change. यहाँ पर पेरेंटल न्यूट्रिशन के लिए जो लाइन लगी हुई है, सेंट्रल लाइन लगी हुई है, उसको क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, उसको डिस्कनेक्ट करना है। और वो जो लाइन लगी हुई कहाँ पे लगी हुई, राइट सब क्लेविन लगे हुए, तो उस समय पेशेंट को कौन सी पोजीशन के अंदर बोलना है, पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्शन के लिए बोलना है, वो चीज़ अपन देखेंगे यहाँ पे।
ऑप्शन नंबर 1 के अंदर देखिए, टर्न द हेड टू द राइट साइड। ठीक है, सबसे पहले तो दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना, प्रैक्टिकल, कभी आप प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हो तो उस चीज़ को देखना कि अगर सेंटर लाइन राइट साइड के अंदर लगी हुई है तो जब अपन उसको डिसकनेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, चेंज करेंगे, तो उस दौरान अपने को अपोजिट साइड के अंदर, मतलब राइट साइड के अंदर अगर अगर कैथेटर लगा हुआ है तो इसका मतलब लेफ्ट साइड की तरफ, और लेफ्ट साइड पे लगा होता है राइट साइड की तरफ हेड को टर्न करवाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखिए, इनहेल डीपली, होल्ड इट एंड बियर डाउन। ऑप्शन नंबर सी, ब्रीथ नॉर्मली। ऑप्शन नंबर डी देखिए, एक्सेल स्लोली एंड इवेंचुअली। ठीक है, तो एक तो मैंने आप चीज़ को बता दिया कि अपोजिट साइड के अंदर रहेगा। उसके बाद क्या करना है कि ऐसे अगर अपन कैथेटर चेंज कर रहे हैं सेंट्रल लाइन का, तो पेशेंट को वल्सल्वा मैनुअल फॉलो करने के लिए कहना है। क्या? वल्सल्वा मैनुअल फॉलो करने के लिए कहना है। और यहाँ पे वल्सल्वा मैनुअल को सीधा एक्सप्लेन करके ऑप्शन के अंदर दिया गया है। ठीक है, तो इस सब ऑप्शन देखने से पहले अपन एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। इसमें देखिए, ए क्लाइंट शुड बी आस्क्ड टू परफॉर्म द वल्सल्वा मैनुअल ड्यूरिंग ट्यूबिंग चेंज। ठीक है, वल्सल्वा जो मैनुअल होता है उसको परफॉर्म करने के लिए बोलेंगे अपन। और इस वल्सला मैन्योर की वजह से क्या होगा कि जो एयर एम्बोलिज्म बनता है, ठीक है, जब ट्यूबिंग चेंज करते हैं तो उसमें एक रिस्क रहता है, कॉम्प्लिकेशन ये रहता है कि पर्सन के अंदर एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, तो उससे प्रिवेंट किया जा सकता है। और वल्सला मैन्योर कैसे करते हैं देखिए, टू टेक ए डीप ब्रीथ, होल्ड इट एंड बियर डाउन। तो अब ऑप्शन पे वापस आ जाइए, सेकंड ऑप्शन देखिए, इनहेल डीपली, होल्ड इट एंड बियर डाउन, इसको अपन वल्सल्वा मैनुअर बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 16, अ नर्स ऑब्जर्व द क्लाइंट रिसीविंग फैट इमल्सन इज हैविंग हाइव्स। ए नर्स रिव्यू द क्लाइंट्स हिस्ट्री एंड नोट इन विच ऑफ द फॉलोइंग में कोज अबाउट द कंप्लेंट ऑफ क्लाइंट। एक पेशेंट है जिसको फैट इमल्सन दिया जा रहा है, उसको देते ही क्या है, हाइव्स हो गया है। ठीक है, कि एलर्जिक रिएक्शंस हो गई है, तो उस कंडीशन में नर्स हिस्ट्री के अंदर कौन सी चीज़ को देखेगी और एज्यूम करेगी कि हाँ इस क्लाइंट को इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, या फिर कौन सी चीज़ें वहाँ पे फाइंड आउट करेगी कि उसकी वजह से यहाँ पर हाइव्स हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, एलर्जी टू एन एग, एलर्जी टू पीनट, एलर्जी टू शेलफिश और एलर्जी टू कॉर्न। तो एक्सप्लेनेशन देखिए, फैट इमल्सन जो लिपिड होता है दैट कंटेन एग यॉक फॉस्फोलिपिड्स एंड शुड नॉट बी गिवन टू क्लाइंट विथ एग एलर्जी। ठीक है, तो जो फैट इमल्सन जो लिपिड्स बनता है उसके अंदर एग यॉक फॉस्फोलिपिड्स भी ऐड होता है। तो इसीलिए क्या है कि अपने को वहाँ पे ऐसे पेशेंट जिनको एलर्जी होगी एग से, ऐसे पेशेंट को अपने को ये नहीं देना है, ऐसे पेशेंट को फैट इमल्सन नहीं देना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा वो राइट रहेगा, एलर्जी टू एग। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ए क्लाइंट रिसीविंग पेरेंटल न्यूट्रिशन कंप्लेन ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, शोल्डर पेन, ए नर्स नोट दैट द क्लाइंट हैज एन इंक्रीज्ड पल्स रेट, द nurse determine that the client is experiencing which complaint of parental nutrition। यहाँ पे फिर वैसे क्वेश्चन दिया गया जैसे पहले था कि यहाँ पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ दिया गया है, शोल्डर पेन दिया गया है और इंक्रीज्ड पल्स दिया गया है। ठीक है, तो इसके आधार पे अपने को बताना है कि इसमें से कौन सा कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट को हुआ है। सबसे पहला एरोबोलिज्म, हाइपरवोलेमिया, हाइपरग्लाइसीमिया और न्यूमोथोरेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा इस साइन के आधार पे वो रहेगा न्यूमोथोरेक्स। ठीक है, न्यूमोथोरेक्स ऐसी कंडीशन होती है जो कि अपन अगर कैथेटर जब इंसर्शन करते हैं, ठीक है, पेरेंटल न्यूट्रिशन के लिए जब कैथेटर इंसर्शन करते हैं, अगर वो सही जगह पे, सही पोजीशन पे अगर इंसर्ट नहीं हुआ है, उसका प्लेसमेंट सही नहीं है, और इसके बाद में अगर अपन ने पेरेंटल न्यूट्रिशन स्टार्ट कर दिया है तो उसकी वजह से न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, राइट आंसर न्यूमोथोरेक्स रहेगा। न्यूमोथोरेक्स माइट हैपन ड्यूरिंग ए पेरेंटल therapy due to inexact catheter placement. In order to prevent this, the nurse obtain a chest x-ray after insertion of catheter to ensure proper catheter placement। ठीक है, कैथेटर जैसे इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट करने के बाद अपन उसका चेस्ट एक्सरे करेंगे और उसकी प्लेसमेंट को डिसाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए कॉम्बेटिव क्लाइंट हु इज ऑर्डर टू हैव ए न्यूट्रिशनल थेरेपी यूजिंग पेरेंटल न्यूट्रिशन।
ठीक है। यहाँ पे कॉम्बेटिव क्लाइंट है, मतलब ऐसा क्लाइंट है जो किसी बात को मान नहीं रहा है, अपने को कोऑपरेट नहीं कर रहा है, ऐसा क्लाइंट है। तो ऐसे क्लाइंट में इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए नर्स को क्या ध्यान रखना है? सबसे पहला, मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज ट्वाइस ए डे। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्ट द रिलेटिव टू स्टे विथ नर्स। नेक्स्ट, मेजर 24 आवर्स इनटेक एंड आउटपुट। नेक्स्ट, सिक्योर ऑल कलेक्शन इन पेरेंटल न्यूट्रिशन। ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा कि अपने को सारे जो कनेक्शन है, और कनेक्शन उनको सिक्योर करना है पेरेंटल सिस्टम्स के, क्योंकि उसको अंदर पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी देना भी वो उसको बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो कंफ्यूज कर सकता है, इंस्ट्रक्ट द रिलेटिव टू स्टे विद नर्स। ठीक है, उसको रख सकते हैं अगर ज़रूरत है तो, लेकिन अपने को यहाँ पे प्रायोरिटी रहेगी वो कि उसको पेशेंट को कैसे भी करके पेरेंटल न्यूट्रिशन देना है, तो इसलिए अपने को कनेक्शन के बारे में ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है। आंसर नंबर सिक्योर ऑल कनेक्शन इन पेरेंटल सिस्टम। एक्सप्लेनेशन देखिए, नर्स शुड प्लान टू सिक्योर ऑल कनेक्शन ट्यूबिंग, दिस विल प्रिवेंट द क्लाइंट फ्रॉम पुलिंग द कनेक्शन पार्ट। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो पेशेंट होगा, जैसे कैथेटर लगा उसको खींच रहा है, कैनोला लगा उसको खींच रहा है, तो वह वैसा नहीं करेगा। ठीक है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 19, नर्स स्पेंसर इज कैरिंग फॉर ए एनोरेक्सिक क्लाइंट हु इज हैविंग टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट टाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट रिक्वायर द मोस्ट इमीडिएट अटेंशन। ठीक है, यहाँ पे एक पेशेंट है, एनोरेक्सिक पेशेंट है, इसको क्या है कि फर्स्ट टाइम पेरेंटल न्यूट्रिशन दिया जा रहा है, तो ऐसी कौन सी चीज़ नर्स जो देखेगी कि उस पर इमीडिएट अटेंशन उसको देना है या इमीडिएट उसका मैनेजमेंट करना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए ड्राई माउथ, नेक्स्ट टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, नेक्स्ट ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज 210, नेक्स्ट फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 98 mg/dl। तो यहाँ पे दोस्तों देखना है कि सबसे पहले जो पेरेंटल जो न्यूट्रिशन होता है उसके अंदर क्या है, डेक्सट्रोज 5 to 70% डेक्सट्रोज होता है, तो इसीलिए क्या है कि अपने को ब्लड ग्लूकोज लेवल का बहुत ही ध्यान रखना है यहाँ पे। और ऑप्शन नंबर सी के अंदर देखिए कि यहाँ पे जो ग्लूकोज लेवल है बहुत ही ज़्यादा है, तो सीधा ही यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखिए, द पेरेंटल न्यूट्रिशन फॉर्मूला कंटेंट डेक्सट्रोज रेंज फ्रॉम 5 to 70%, अ ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ 210 mg/dl इज कंसिडर्ड हाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ब्लड ग्लूकोज ऑफ 210 mg/dl। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।